नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटोरिया बुक में दिया हुआ बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, जिसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। सारे प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जो कथन है वो असत्य है। तो श्यानता ठोस, द्रव एवं गैसों का एक विशिष्ट गुण है, ये असत्य है। तापमान बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। उपयुक्त में से सभी। तो इसमें जो होगा कौन सा कथन है सत्य, वो है एक। श्यानता किसी तरल या द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। सामान्य शब्दों में यह उस तरल का गाढ़ेपन या उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक है। यह ठोस का गुण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लाल रंग अपने पथ से सबसे कम विचलित होता है, जबकि बैंगनी रंग अपने पथ से अधिकतम विचलित होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वर्गमानुपाती होता है। F बराबर होता है Gm1m2 बटा क्या होता है r² होता है। आंसर हो जाएगा ए। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति ऊर्जा। क्या होता है, गति ऊर्जा। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन चक्कियों द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र के यानी जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन पे काम करता है पेरिस्कोप। प्रश्न है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तब जो होता है कम वजन प्रतीत होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आइए देखते हैं। बुलबुले का आकार जो होता है पानी में नीचे से ऊपर की ओर आते हुए बढ़ता जाता है। सही है ये तो। पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। गलत है। वायु में उड़ने वाले साबुन के बुलबुले के भीतर का दबाव बुलबुले के बाहर के दबाव की तुलना में अधिक होता है। पानी के भीतर बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यह सही है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ये हमारा जो है सत्य नहीं है। अगला है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करके प्रेरित धारा का दिशा का पता लगाया जाता है। जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में गतिमान होता है तो विद्युत धारा प्रेरित होती है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा दिखाने के लिए किया जाता है। और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा चालक की गति की ओर, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा किसी चाल में प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है। निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, बैटरी। बैटरी का प्रयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का प्रवाह धारा के रूप में होता है। डायनमो का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु होता है। और सोलर पैनल को प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, नायलॉन। ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक है परंतु नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है CH2 5CONH होता है। यह नायलॉन के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्ला। किसी राशि के मापन के निर्देशक मानक को मात्रक कहते हैं। अगर ज्योति फ्लक्स की बात करें तो ल्यूमेन है और ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। चुंबकीय तीव्रता को टेस्ला है और चुंबकीय क्षेत्र को गॉस कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स है तो वेबर है। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है कि इनमें से कौन से सुमेलित नहीं। आंसर हो जाएगा सी, क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब।
मैग्नीशियम आतिशबाजी में प्रयोग होता है, यूरेनियम परमाणु बम में, क्लोरीन मैग्नीशियम बम में, ये गलत है, जिंक गैल्वेनीकरण के लिए। बल्ब में उपयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन जैसे रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोल का। दिए गए विकल्प में पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है। अगर हम स्वच्छ जल की बात करें तो 1.00 GM पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर हम नमकीन जल की बात करें तो 1.03 होता है, और पेट्रोल के होता है 0.71, और मरकरी का होता है 13.53। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी। तत्व वे होते हैं जो एक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, अतः सोडियम, टीन, कार्बन ये सब तत्व है, जबकि जल दो भिन्न तत्व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो जल जो है क्या है? एक यौगिक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो सी, गैस। आवर्त सारणी में तत्वों के 3 प्रमुख भाग धातु, अधातु एवं उपधातु में विभाजित किया गया है। कुछ गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन डी का नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? पॉलीसेकेराइड, और इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्लैक्टोज। स्टार्च, सेलुलोज एवं ग्लाइकोजन तीनों पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड रंगीन के साथ साथ अक्रिस्टलीय एवं अघुलनशील होता है। एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स दोनों किसमें बनते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट तथा प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। एरिथ्रोसाइट को लाल रक्त कणिका जबकि ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। निम्न में कौन सा खनिज आँख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? सही आंसर हो जाएगा बी, जिंक। जस्ता खनिज आँख के नेत्र पटल, रेटिना, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ रखने में मदद करती है। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिशुओं में त्वचा का नीलापन आ जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता? और इसका आंसर हो जाएगा ए, यकृत। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। पीत का लगातार स्रावन करना यकृत का प्रमुख कार्य है। हालांकि पीत के पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी यह पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है या वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंसर। संक्रामक रोग में से एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। पैस्टिक अल्सर के लिए कौन से जीवाणु जिम्मेदार है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। पौष्टिक अल्सर के कारण पेट में जलन तथा आमाशय की लाइनिंग में घाव हो जाने से रक्त स्राव होता है। इस रोग के कारण हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक जीवाणु है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कॉकरोच। जिन जीवों में नर तथा मादा जनन अंग दोनों एक ही प्राणी में पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। इसके उदाहरण है केचुआ, स्पंज, टेपवर्म, स्टारफिश तथा जोंक। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में किसमें किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद के शाकल शाखा से संबंध है। ऐत्रेय ब्राह्मण की राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोर्तुघई। हड़प्पा सभ्यता का स्थल सोर्तुघई अफगानिस्तान में स्थित है, जबकि कोटदजी, मोहनजोदड़ो, बालाकोट एवं चन्होदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। निम्न में से कौन सा तत्व जो है धम्म में वर्णित नहीं था? और इसका सही आंसर हो जाएगा संघ के प्रति आस्था। धम्म में वर्णित है कि प्राणी पक्षियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता को सेवा करना, भातृभाव, दान पुण्य, अल्प व्यय, अल्प संचय इत्यादि। धम्म में संघ के प्रति आस्था संबंधित कोई तत्व वर्णित नहीं है। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है जिसकी राजधानी थी। आंसर हो जाएगा डी, पोतन। 16 महाजनपदों में एकमात्र जो महाजनपद है अस्मक दक्षिण भारत में स्थित थी जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी।
भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा शासक दिल्ली पर शासन किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश जो था वो था सैयद वंश। इस वंश ने कब से कब तक? तो 1414 ईस्वी तक से लेके 1451 ईस्वी तक शासन किया था। सैयद वंश का संस्थापक खीज खां था। खीज खां तैमूर लंग का सेनापति था और भारत में लौटते समय तैमूर लंग ने खीज खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खीज खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हुई थी। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायगढ़ में। 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। 1674 ईस्वी में उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। रायगढ़ में जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी। और शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था और उनके पिता शाहजी भोसले थे। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरजी मजूमदार का। आरसी मजूमदार का 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था, आरसी मजूमदार का कहना था। और 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं, धार्मिक युद्ध है, यह विलियम हार्वर्ड रसेल का कहना था। नेक्स्ट है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन के। लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदीय का समूह था जिसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 से साइमन कमीशन भारत आया। भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और जमकर विरोध भी किया। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, भगत सिंह। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा? तो इंडियन स्ट्रगल। सचिंद्र नाथ सान्याल, बंदी जीवन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का औपचारिक प्रस्ताव पेश किया गया था और मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक की दरबार की घोषणा की गई। दिल्ली दरबार में ही बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया गया तथा कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण की घोषणा की गई। रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मद्रास में लागू की गई। रैयतबाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 84। अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी हैं? तो वो है लोकसभा में 47 सीटें। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो कितने हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे ए, 7। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 कम में रखा गया, जो अब केवल कानूनी अधिकार रह गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक स्वतंत्रता का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनयिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें नहीं है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19(1) ए। निम्नलिखित में कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ से? तो आंसर हो जाएगा बी, यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? सही जवाब होता है ऑप्शन ए 6 वर्ष का होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(2) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रह सकते हैं। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा ए महामाया प्रसाद। महामाया प्रसाद 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक मुख्यमंत्री रहे थे और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सेन थे। 1937 ईस्वी में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस बने थे आज़ादी से पूर्व, और बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश है। निम्नलिखित में से किस ऋतु को मानसून परिवर्तन का काल कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी शरद ऋतु। भारत में 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक शरद ऋतु पाई जाती है जो कि मानसून पवनों के प्रत्यावर्तन का भी काल होता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। निम्न में कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? आंसर हो जाएगा ए काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो होगा कौन सा? तो आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर एवं पीर पंजाल, ये सही क्रम है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट ब्लैक। आल्प्स मध्य यूरोप में स्थित पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक और ये कितने मीटर है? तो ये 4810 मीटर है। एल्ब्रूस पर्वत एक सुप्त ज्वालामुखी है जो कॉकस क्षेत्र की कॉकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। सुंदरवन का डेल्टा जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे बड़ा जूट है वो उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। भारत की सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश में लगा हुआ है जो 4096.7 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। कौन कौन? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है? और इसका आंसर हो जाएगा सी पंजाब में। जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। हाल ही में गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। किस देश की मदद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिरमौर जिले के द्वारा गिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति को दर्जा देने की अधिसूचना जारी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संबित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मथुरा, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया? स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कहाँ? तो वाराणसी में। मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु का, बोनालू तेलंगाना का, हेमिस लद्दाख का, कंबाला कर्नाटक का। अगला है अंतरिक्ष केंद्रीय बजट 2024-25 में किन वर्गों पर फोकस किया गया है? आंसर हो जाएगा गरीब पर भी, युवा एवं किसान पर भी, महिलाओं पर भी। अंतरिम केंद्रीय बजट में 2024-25 में किन वर्गों को? तो इन सब वर्गों पर फोकस किया गया, यानी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। फरवरी 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कितने हैं? तो वो 80 हैं, फरवरी 2024 तक है।
विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? आंसर हो जाएगा ए 126 है। और 111 किस में है? तो यह है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। अगर हम बात करते हैं किसकी, तो 131 की अगर, तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, 126 वैश्विक शांति सूचकांक है और 126 भी है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023। निम्नलिखित में कौन सा मिलान है जो असत्य है? लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर में सही है, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर सही है, हिमाचल प्रदेश में जेमू जो ग्लेशियर है वो गलत है। जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है सिक्किम राज्य में। कहाँ? सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम में कंचनजंगा ग्लेशियर ये सही है। सियाचिन ग्लेशियर हिमाचल काराकोरम क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है, यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सनराइज उद्योग के रूप में किस उद्योग या उद्योगों को जाना जाता है? लोहा और इस्पात उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 2 सूचना प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कौन सा मिलान सही नहीं है। सिक्किम थुमथांग घाटी सही है, नागालैंड जुगु घाटी सही है, पश्चिम बंगाल कंबम घाटी ये गलत है। कंबम घाटी कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी गरीबी कम करना। गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? आंसर हो जाएगा ए 1987 ईस्वी में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में किसको शामिल किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चौकीदार की आय। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। अगला है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आंसर हो जाएगा बी रियो में। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना, एक तरफ दिवस है एक तरफ घटना है। 18 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो विश्व विरासत दिवस, 22 मई की अगर हम बात करते हैं तो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई की अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर के तो विश्व मिट्टी दिवस। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है किसे भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजगोपालन वासुदेवन को। प्लास्टिक कचरे से सड़क को बनाने के लिए प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन को भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारोत्तोलन से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, एक तरफ संगठन है एक तरफ मुख्यालय है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही हो जाता है। तो यूनेस्को की अगर हम बात करते हैं तो लंदन में ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में ये सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 2। अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को कहाँ है? तो यूनेस्को पेरिस में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुआ है कब हुआ है? 1946 ईस्वी में हुआ है। और ये कहाँ है इसका मुख्यालय? पेरिस में है। और अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है और इसका स्थापना 1961 ईस्वी में। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे अधिक सार्थक अंक कौन है? सार्थक अंक मतलब हुआ, सार्थक अंक मतलब उच्चतम घातांक मान वाला, उच्चतम घातांक मान वाला। 1/3 को हम कितना लिख सकते हैं? 0.33। 2/5 को 0.4, 3/4 को 0.75 और 1/6 को 0.16। सबसे उच्चतम मान किसका है? 0.75 का। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि किसी विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तब लाभ प्रतिशत कितना है? माना कि क्रय मूल्य कितना है? x है, विक्रय मूल्य कितना है? y है, लाभ बराबर कितना हो जाएगा? तो y माइनस x है। यदि विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया है? 2y। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य तो वो है x है। अब लाभ कितना है? अब लाभ होगा 2y माइनस एक्स बराबर 3 गुना हो जाएगा कितना? y माइनस एक्स का, जो हमें लाभ निकला था y माइनस एक्स का। जब इसे सोल्व करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 2x। क्या हो जाएगा? y बराबर 2x। लाभ बराबर कितना हो जाएगा? y माइनस एक्स। क्या है लाभ? y माइनस एक्स।
मान रखिए 2x माइनस एक्स बराबर 100 रुपया लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ गुना 100, अब बटा क्या है जो हमारे पास क्रय मूल्य था x था, आंसर हो जाएगा 100%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 में न्यूनतम भिन्न कौन सी है, तो 5/6 का मान होता है 0.834, 7/8 का मान होता है 0.875, 11/12 का मान होगा 0.919 और 3/10 के मान होगा 0.3। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान कितना हो जाएगा, 20 CP बराबर x SP, तो CP बटा SP बराबर कितना हो गया, x बटा 20, तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, SP माइनस CP बटा CP गुना 100, कितना हो जाएगा, ये 25 बराबर 20 माइनस x बटा x गुना 100, x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 80 माइनस 4x यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा 80, तो x बराबर 16। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का महत्तम समापवर्त क्या होगा, तो महत्तम समापवर्त अगर भिन्न वाला को निकालना है तो ऊपर क्या होगा, अंश का महत्तम समापवर्त बटा हर का लघुत्तम समापवर्त। अब अंश का महत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 और लघुत्तम समापवर्त जो हर का होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 120। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। व्यंजक दिया हुआ है, इसका मान जब सोल्व करिएगा बोर्ड मास की तरह तो इसका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2x के बराबर। आंसर हो जाएगा डी। यदि √11 माइनस 3√8 बराबर a प्लस b√2 हो तो 2a प्लस 3b का मान क्या होगा। तो आइए थोड़ा इसे सिंपल करते हैं। और अंडर रूट ये है 11 माइनस 2 √18 बराबर a प्लस b√2। यहाँ पर 2√18 लिखा गया है, 3√8 के बराबर लिखा गया है। कैसे, अगर 3 को ये अंदर करते तो कितना होता, 3 × 9 और गुना 8 हो जाता। और अगर हम इसे लिख सकते हैं 9 गुना 2 गुना 4 लिख सकते हैं। अब यहीं पर जो हमारे पास ये 4 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 2 अंदर रह जाएगा तो ये 18 यही लिखा गया है। चलिए इस फॉर्म में इतना आ गया। अब इसे तोड़ेंगे कितना, 9 और 2 में, तो हमारे पास आ जाएगा √9 माइनस √2 बराबर a प्लस b√2 यानी 3 माइनस √2 बराबर हो जाएगा a प्लस b√2। यानी यहाँ पर a का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा -1। बस इसमें रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुना 3 प्लस 3 गुना -1 बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3। आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा ए। एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 9 गुना होता है। यदि शेषफल 96 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो शेष हमारे पास क्या है 96 है, भाजक कितना हो जाएगा, भाजक बराबर हो जाएगा 9 गुना 96 बराबर 864। भागफल बराबर हमारे पास हो जाएगा 864 बटा 12 बराबर 72। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, यानी 864 गुना 72 प्लस 96, तो 16 की जगह 62,304। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। एक तस्वीर की चौड़ाई तथा लंबाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 1.6 मीटर है। इसी चौड़ाई और इसकी परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो परिमाप बराबर जो अगर तस्वीर के कहा जाए तो होगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2 × 160 प्लस 40 यानी 400 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई अगर 40 है तो परिमाप 400 है, ये एक रहेगा तो कितना होगा 10 होगा, यानी 1:10 का। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो 20% बराबर 1/5। x प्लस वाई बराबर 5 है तो x माइनस वाई बराबर कितना होगा 1 होगा। तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 5 प्लस 1/2 यानी 3, और छोटी संख्या 5 माइनस 1/2 बराबर
कितना हो जाएगा 2। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 3:2 डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 बिलियनों ए और बी को मिलाकर 140 लीटर घोल बनाया जाता है। ए और बी में दूध की सांद्रता क्रमशः 40% और 75% है। यदि परिणामी घोल में दूध की सांद्रता 52% है तो परिणामी घोल में ए की मात्रा कितनी होगी। तो बिलियन ए में दूध की मात्रा कितना है 40% है, बिलियन बी में दूध की मात्रा कितना है तो 75% है। दोनों को मिलाने के बाद दूध की मात्रा कितनी हो जाती है तो वो हो जाती है 52%, यानी 40%, 75% और दोनों को मिला के 52%, तो ये हो जाएगा कितना 12% और ये 23%। अब ए की मात्रा कितनी हो जाएगी, ए की मात्रा तो हो जाएगा 140/35 गुना 23, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 4 गुना 23 यानी 92 लीटर। आंसर हो जाएगा ए 92 लीटर। ए की मात्रा निकालने के लिए ऑप्शन में जो संख्या 23 से कट जाएगा वही उत्तर होगा, क्योंकि ए का जो अनुपात होगा वो 23 है। नेक्स्ट है, एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में, मंजू 5 घंटे में पूरा करती है। अब क्या है तो इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाता है 120 आ जाता है। और 6 घंटे मोनिका करती है, इसकी क्षमता जो है वो कितनी है, इसकी क्षमता जो है वो 20 है, इसकी क्षमता 15 है और इसकी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि वे एक साथ काम करते तो उन्हें कितना समय लगेगा, यानी कितने घंटा लगेगा। एक साथ काम करने के लिए सबका 20 + 15 + 24 ये कितना हो गया, तो 20 + 15 24 ये करेंगे गुना टी बराबर कितना काम है 120 काम है। टी बराबर निकल जाएगा 120/20, 20 40 और 44 और 5 कितना हो गया हमारे पास 59। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 2.2/59 घंटा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पाइप ए और पाइप बी एक साथ चालू होने पर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि बी इसे भरने में ए से 5 मिनट अधिक समय लेता है तो ए और बी द्वारा उस टंकी को अलग अलग करने में यानी भरने में कितना समय लगेगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। अगर ए है और ये बी है, अगर ए एक्स लगता है तो बी में x + 5। जब ए और बी एक साथ काम पूरा करें तो क्या हो जाएगा AB/A+B से निकाल देते हैं, यानी x × x + 5 बटा x + x + 5 बराबर कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। 6 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी एक साथ चालू करें टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। तो यहाँ से निकल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 7x - 30 = 0। तो x = 10 और -3। समय निगेटिव नहीं हो सकता इसलिए x = 10 होगा। तो b का मान निकल जाएगा कितना 10 + 5 = 15 मिनट। तो यानी 10 मिनट और 15 मिनट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 कारें ए तथा बी दिल्ली से क्रमशः 8:30 बजे सुबह और 9 बजे सुबह शिमला जाने के लिए खुलती है। वह क्रमशः 40 किलोमीटर/आवर तथा 50 किलोमीटर/आवर की चाल से यात्रा करती है। दोनों कारें दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक साथ होगी। तो ए द्वारा 30 मिनट पहले खुलती है तो उसका निकाल लेते हैं वो कितना दूरी जा चुका होगा, तो 20 किलोमीटर जा चुका होगा, क्योंकि 40 किलोमीटर/आवर उसकी रफ्तार है। अब मिलने का समय अगर बात करते हैं, मिलने का समय निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 20/50 - 40, इन दोनों के जो स्पीड है उसका अंतर, तो हो जाएगा 20/10 = 2 आवर। 2 घंटा के बाद ये दोनों मिलेगा। तो जो 50 किलोमीटर/आवर से चल रहा है वो अगर 2 घंटा चलेगा तो कितने किलोमीटर चलेगा 100 किलोमीटर पे मिलेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक वृद्धि प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। 2 दशमलव स्थानों तक निकालना है। शुद्ध वृद्धि अगर कहा जाए तो कितना होगा 30 + 30 गुना 30/100, जो कि डायरेक्ट फार्मूला से होता है। ये कितना होगा 69%। और शुद्ध कमी हो जाएगा 30 + 30 - 30 गुना 30/100, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 51%। आवश्यक प्रतिशत कितना हो गया, तो 69 - 51 बटा कितने में 51 गुना 100/35.29%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो अगर मान लिया कि ये इतिहास का है, ये हिंदी का है, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में
और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तब वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 47, ये 8, ये 32। 47 + 8 + 32% बराबर हो जाएगा 87%। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो गया? 100 - 87% बराबर 13%। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 13% हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 12% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 8% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो SP है और ये MP और ये CP है, कह रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 12% अधिक है। यानी अगर क्रय मूल्य 100 है तो ये 112% अधिक है। अंकित मूल्य पर 8% की छूट देगी तो कितना हो जाएगा? ये 103.04 रुपया। तो लाभ हमारे पास कितना आ गया? 3.04 रुपया, यानी उतने प्रतिशत। आंसर हो जाएगा C। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। माना कि मूलधन जो होगा बराबर 7 इकाई होगा, तो 2 वर्ष बाद राशि कितना हो जा रहा है? 8 इकाई हो जा रहा है। तो आवश्यक दर बराबर 1 × 100 बटा कितना? 2 × 7, यानी 7.1/7%। आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा C। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,000 रुपया के मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो 12% बराबर कितना लिख सकते हैं? 3/25। मिश्र धन बराबर हो जाएगा 10,000 गुना 28/25 गुना 28/25, यानी 12,544। आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। 14 दोस्तों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि 15वें दोस्त की आयु जोड़ दी जाए तो औसत वही रहता है। तो 15वें दोस्त की उम्र क्या है? तो 14 दोस्तों की उम्र का योग कितना हो जाएगा? 14 गुना 14 196। 15 दोस्त आने पर क्या हो जाएगा? 14 गुना 15 बराबर कितना? 210। 15वें मित्र का आयु कितना हो गया? तो 210 - 196 बराबर 14 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। इसे तो देखते भी बना सकते हैं। 24 संख्याओं का औसत 43। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या m घटाते हैं तो औसत 38 हो जाता है। m का मान क्या हो जाएगा? 24 संख्याओं का औसत कितना है? 43 है। प्रत्येक संख्या में m घटा रहे हैं तो 43 - m बराबर कितना हो जा रहा है? तो औसत 38 हो जा रहा है। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 5। आंसर हो जाएगा B। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 180 रुपया। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो लाभ बराबर हमारे पास होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ये दोनों का जो अंतर है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 180 रुपया, और लाभ हो रहा है 20%। तो विक्रय मूल्य बराबर हमारे पास हो जाएगा 180/20 गुना 120 बराबर 1080 रुपया। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा A हो जाएगा। 28.09 का वर्गमूल ज्ञात करें, कितना हो जाएगा? √28.09 बराबर हो जाएगा 5.3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। यदि 2P बराबर 3Q बराबर R पर 4R + 5S है तो PQRS ज्ञात करें। तो यहाँ पर हो जाएगा P/Q/R/S बराबर हो जाएगा कितना? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, यानी 30:20:15:12। यही हमारा आंसर हो जाएगा D। यदि log 3x बराबर -2 है तो x का मान क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 3 जो है 3 के पावर -2, x बराबर 1 के पावर क्या स्क्वायर, x बराबर 1/9। आंसर हो जाएगा D। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें नंबर में उसी तरह संबंधित है। तो दूसरा नंबर पहली संख्या संबंधित है और चौथा नंबर तीसरे नंबर से संबंधित है। तो यहाँ पर लगा देना है कितना? तो अगर हम n/n+3 के होल स्क्वायर पे रखते हैं तो हमारे पास हो जाता है, यानी अगर हम 14 है, अगर 14 + 3 करेंगे उसका स्क्वायर कितना हुआ? 15, 16, 17, 17 के स्क्वायर करते हैं तो 289 आता है। उसी तरह अगर हम इसको 17 + 3 करेंगे 20 के तो 89, 21 + 3 करेंगे 24 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर हो जा रहा है? तो ऑप्शन हो जा रहा है A 576। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। आइए देखते हैं किस तरह ये संबंधित है। तो 23 गुना अगर हम 4 करते हैं तो 92 हो जा रहा है। उसी प्रकार विकल्प में देखते हैं 29 गुना 7 करते हैं तो
203 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। सिपाही का संबंध सुरक्षा से है, तो किसान का संबंध किससे हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी, कृषि से है। अलग शब्द का चयन कीजिए, इसमें अलग कौन सा है? तो वो है दूरी। सभी जो है वो दूरी को छोड़कर सभी विकल्प वजन मापने का इकाई है। 4 विकल्पों में से 3 समान है, एक विषम है, कौन सा है? तो आइए देखते हैं। 3 गुना 3 अगर दोनों करते हैं किनारे वाले तो बीच वाला आ जा रहा है। 4 गुना 1 करते हैं तो 4 आ जा रहा है। 4 गुना 3 करेंगे तो 12 आना चाहिए, यहाँ 8 दिया हुआ है। 6 गुना 0 करते हैं तो ये 0 आ जा रहा है, यानी हमारे पास विषम जो है वो सी है। किसी भाषा में कोबलर को 130, टेबल को इतना, 93, तो अलमीरा को क्या लिखा जाएगा? तो विपरीत अक्षरों के स्थानीय मान का योग -2 किया गया है इसमें। जैसे सी का होता है 24, ओ का विपरीत 12, बी का विपरीत कितना होता है, यानी 2 का विपरीत 25 होगा, फिर बी का 25 प्लस एल का 15, फिर ई का 22 प्लस आर का 9 होता है। जोड़ जाड़ के 132 होता है, उसमें 2 घटा के 130 लिखा गया। तो अलमीरा को जोड़ते हैं, अलमीरा को कितना होगा? तो ए के विपरीत क्या होगा? 26, एल का विपरीत 15, 14 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 26 प्लस 19 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा, उसमें 2 घटा दे रहे हैं 125। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा? तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह लिखा गया है। तो स्वर को जो है वो -7 के रूप में और व्यंजन को +8 के रूप में कोडित किया गया है। इसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ओ है तो ओ -7 बराबर क्या आया है? एच है। आई -7 करेंगे तो बी आएगा, यू -7 करेंगे तो एन आएगा। और व्यंजन है m + 8 करेंगे तो क्या होगा? यू होगा। n + 8 करेंगे तो भी होगा। s + 8 करेंगे तो क्या होगा? ए होगा। तो इसी प्रकार अगर हम इसे देखेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कौन आएगा? तो वो आएगा H U B V H N A आएगा। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि 375 को 42 लिखा जाता, 784 को 14, तो उसी कोड भाषा में आप 465 को कैसे लिखा जाए? तो 375 को देखिए 7 - 3 लिखा गया है, तो कितना हो जाएगा? 4, यानी इससे घटाया गया। अब एक बार इससे घटाया जाएगा। 7 - 5 कितना हो गया? 2, यही लिखा गया है। 784 में देख लीजिए 8 - 7 करेंगे तो 1, और 8 - 4 करेंगे तो 4 आएगा। 465 में उसी तरह 6 - 4 करेंगे तो 2 होगा, 6 - 5 करेंगे तो 1 होगा, यानी 21 आंसर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 37 47 कितना डिफरेंस है? 10 का। 47 और 58 में कितना है? 11 का। यहाँ पर देखिए ये कितना का है? तो ये हमारे पास 12 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच अगर देखा जाए तो 13 का, इन दोनों का क्या होगा? 14 का, यानी 83 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 97 हो जाएगा। और ये 111 नहीं है, 100 क्या होगा? 112 यहाँ लिखा हुआ है, इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 112। आंसर हो जाएगा सी, 97। 110 के अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई अक्षर श्रृंखला को रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अक्षर श्रृंखला में कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करेगी? आइए यहाँ पर देखते हैं। आर से यू गया +3 है, यू से बाई गया +4 है, बाई से डी गया +5 है, फिर चलेगा +3 +4 और ये ऊपर वाला +5 चलेगा। तो W से अगर हम +5 करेंगे तो B आएगा, B से +3 करेंगे तो E आएगा, E से +4 करेंगे तो I आएगा। आंसर होगा C। इसमें से लुप्त संख्या बताना है कौन सा है। अगर 4 के स्क्वायर +5 के स्क्वायर कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 41। 6 के स्क्वायर 36, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा 45। 7 के स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। 7 के ऊंचाई माना चाहिए 9, यानी 3 के स्क्वायर। आंसर हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। कथन, सभी जोकर जो है वो किताबें हैं। अगर ये जोकर है तो सभी जोकर जो हैं वो किताबें हैं। कुछ किताबें जो हैं वो क्या है? भारी हैं। कुछ किताबें जो हैं वो भारी हैं, और सभी भारी जो है सभी कुछ भारी ट्रक है। कुछ भारी जो है ट्रक है, यानी ये ट्रक हो जाएगा, ये भारी हो जाएगा, ये जो हमारे पास है वो किताब हो जाएगा, और अंदर वाला जो है वो जोकर हो जाएगा।
आइए निष्कर्ष पर निकालते हैं। कुछ किताबें जोकर है, बिल्कुल सही। सभी किताबें भारी हैं, गलत है। कुछ ट्रक भारी है, सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो आइए देखते हैं। 43 से 52 प्लस 9 है। 52 से 47 माइनस 5। 47 से अगर प्लस 9 करेंगे तो ये 56 आ जाएगा। 56 में से माइनस 5 51। 51 में से प्लस 9 करेंगे तो 60, यानी प्लस 9 और माइनस 5 का सीरीज चल रहा है। आंसर हो जाएगा हमारे पास ए 56। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा? आइए देखते हैं। 9, 17 और 7 का, तो यहाँ पर से हो जाएगा प्रत्येक पंक्ति में किस अनुपात में है उसे देखते हैं। n/3n प्लस 1 अगर करते हैं तो हो जाए 7 गुना 3 21 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और उससे फिर से 3 से गुना करेंगे प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाता है। अगर उसी प्रकार अगर हम ये देखते हैं तो 17 गुना 3 प्लस 1 कितना हो जा रहा है? 52। अब 52 गुना 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 157। यहाँ पर आ जाएगा 157 ए हो जाएगा। 6 लड़के एक गोल घेरा बनाकर बैठे हैं तथा उनका मुख केंद्र की ओर है। के एफ के सामने है तथा एम के दाएं को दूसरा है। एल और ओ एक दूसरे के सामने है ना तो एल ना ही आर एफ के समीप है। आर के सामने कौन बैठा है? अगर प्रश्न के अनुसार अरेंज करेंगे तो यहाँ पर ओ होगा, यहाँ पर क्या होगा? एफ नहीं होगा, एल होगा। अगर यहाँ बात करते हैं तो एफ होगा और यहाँ करते हैं एम होगा, यहाँ पर आर होगा और यहाँ के होगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा, आर के सामने कौन है? तो डी हो जाएगा, यानी एम आगे सामने है। रोहन पश्चिम का सामना कर रहा है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर से 180 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 225 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब वह किस दिशा में सामना कर रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम दिशा में। उस संख्या को ज्ञात करें जो स्वयं को 14 बार जोड़े जाने पर 195 देता है, यानी x प्लस 14x बराबर 195 देता है। तो x बराबर हो गया 13। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन चिन्हों का आपस में बदलना होगा? तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि माइनस को प्लस में बदल दिया जाता है और प्लस को गुना में बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए समीकरण है जो सही है। इस प्रश्न है, रमन की उम्र उसकी बेटी श्रुति की उम्र की दुगना। अगर श्रुति की उम्र x है तो रमन का भी उम्र कितना है? 2x है। अगर 10 साल पहले रमन की उम्र 10 साल पहले यानी 2x माइनस 10 उम्र श्रुति की उम्र से 3 गुना, तो श्रुति का भी तो 10 घट जाएगा, उसमें से ये 3 गुना के बराबर है। तो श्रुति की वर्तमान आयु कितना है? तो यहाँ पर x का मान निकालना है। तो ये सोल्व करते हैं। 2x माइनस 10 बराबर 3x माइनस कितना? 30। तो ये हो जाएगा कितना? 3x माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा? 30 और माइनस 10 यानी 20, यानी x बराबर हो जाएगा कितना? 20। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लड़कों की एक पंक्ति में करुण बाएं से है 5वें स्थान पे, कितना? 5वें स्थान पे, और पंथ दाएं से 6ठे स्थान पे। दाएं से कहाँ पे? 6ठे स्थान पे। जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो करुण बाएं से 13वें स्थान पर आ जाते हैं और दाएं ओर से पंथ का नया स्थान क्या हो जाएगा? तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा सी 14वां। निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो ये देखते हैं, सोल्व करते हैं। 7 गुना 4 माइनस 9 बराबर 19 लिखा गया। 7 गुना 4 और ये माइनस 9 किया गया है। 9 27 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 21 के बराबर। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 21। आंसर बी हो जाएगा। कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम को दर्शाता है? सबसे पहले पौधा होगा, फिर कपास बनेगा, फिर धागा निकलेगा, फिर कपड़ा बनेगा, उसके बाद साड़ी बनेगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। शब्द कंप्यूटर में से कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं? तो आइए देखते हैं। अगर COMPUTER की बात करते हैं तो M से R एक होगा, उतना ही अक्षर आएगा। उसके बाद एक आएगा जो T से R तक, एक कौन आएगा? तो एक आएगा U से T तक, ये भी आएगा। और एक और आएगा U से लेके कहाँ तक?
आर तक। कहाँ तक? यू से लेके आर तक। 1 2 3 और एक ऊपर वाला 4। आंसर हो जाएगा हमारे पास 4। एक 8 गुना 8 गुना 8 सेंटीमीटर का घन है जिनकी विपरीत सतह लाल, हरे और पीले रंग से रंगी है। उसके बाद घन को 2 सेंटीमीटर छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो छोटे घनों की संख्या तो जो केवल हरे रंग के रंगे हैं, तो हो जाएगा हमारे पास n बराबर कितना? 8/2 बराबर 4। एक सतह रंगे घन हरा बराबर हो जाएगा 2 × n-2 के होल स्क्वायर। केवल 2 सतह हरी है, हो जाएगा 2 गुना 4 - 2 के होल स्क्वायर, यानी 2 गुना 4 बराबर 8। आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट प्रश्न है 5:30 बजे से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाएगी? तो ये रहा होमवर्क। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। और इस फार्मूला से बनाइएगा। मिनट बराबर निकल के आता है 2/11 गुना A1 ± A2 पे बनाइएगा, सॉल्व हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। ये होमवर्क रहा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है अथवा नहीं बनाया जा सकता है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन है क्या हमारे देश में मांसाहारी भोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? तर्क हाँ, यह महंगा है और इसलिए हमारे देश में अधिकांश लोगों की पहुंच से परे है। दूसरा नहीं, लोकतांत्रिक देश में कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। ये या यदि ना तो एक और ना ही दो मजबूत है, दोनों में से कोई मजबूत नहीं है। कथन है यदि किसान अपनी उपज में सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। पूर्वधारणाएं हैं रासायनिक उर्वरक का स्वास्थ्य पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है। रासायनिक उर्वरक उतना उपज नहीं देते हैं जितनी कि जैविक उर्वरक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि केवल पूर्वधारणा सेकेंड अंतर्निहित है। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पशु। डी को छोड़कर अन्य विकल्प एक दूसरे के जो है वो क्या है? पर्यायवाची है। निश्चित कूट भाषा में इसको इतना कोडित किया है, उस भाषा में इग्नोर को कैसे कोडित किया जाएगा? तो उल्टे वर्णानुक्रमिक स्थिति का योग माइनस स्वरों की संख्या किया गया है। अगर देखा जाए इग्नोर में तो 18 + 20 + 13 + 12 + 9 प्लस क्या किया गया है? 22 किया गया है, 94 हो गया। इसमें स्वरों की संख्या कौन कौन है? तो IORE 3 को है, -3 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 91। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 91 सी। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कोड भाषा में डार को इस तरह लिखा जाता है, साउंड को इस तरह, तो टॉक्सिक को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए डी से सी गया है, यानी यहाँ पर जो व्यंजन है उसमें -1 किया गया है। ए से भी हमारे पास क्या है? तो ए से बी किया गया है, +1 किया गया है, यानी वोवेल में 1 जोड़ा गया है और कॉन्सोनेंट में 1 घटाया गया है। तो अगर हम टॉक्सिक को लिखेंगे तो ये किस तरह लिखेंगे? इसका आंसर हो जाएगा SPWJB के रूप में। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पर टॉक्सिक है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक का स्थान लेगा? तो यू से प्लस अगर हम 1 गया तो भी से हमारे पास क्या है? 2 प्लस जाएगा तो x है, और x से +3 गया तो ये है, ए से +4 जाएगा तो ई हो जाएगा। इसी तरह अगर हम प्रत्येक भाग के दूसरे अक्षर के लिए देखेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा? x आएगा। तो आंसर हमारे पास हो गया कौन सा? सी हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि प्रश्नवाचक के स्थान को प्रतिस्थापित करेंगे। 24 × 2 48 + 3 51, 51 × 4 कितना हो गया? 204 + 5 कितना हुआ? 209। अब क्या हो जाएगा? तो ये 6 हो जाएगा। 209 × 6 = 1254। आंसर हो जाएगा ए। 137 का खाली स्थान पे कौन सा आएगा? तो वो हो जाएगा बी। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी है जो महिला से कहा तुम्हारी माँ है, क्या है? माँ है के पति की बहन मेरी माँ है। क्या है? मेरी माँ है, यानी कोई जो है आदमी मैं बोल रहा है। तो महिला से पुरुष से कैसे संबंधित है? तो ये आंसर हो जाएगा फुफेरा भाई। आंसर होगा ए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा? तो होगा DQ। अगर नीचे दिए गए मैट्रिक्स को हमें बताना है कि कौन सा सही होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए सही होगा। और ये किसका पूछ रहा है? मैगी का। किसका? मैगी का। नेक्स्ट है
नीचे दी गए मैट्रिक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा ये देखना है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा है। अगर 12 गुना 5 करते हैं और उसके बाद 6 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम करते हैं 8 गुना 9 बटा 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 36। तीसरा में करेंगे तो तीसरा हमारे पास आ जाएगा 9 गुना प्रश्नवाचक चिन्ह बटा 3 बराबर कितना, 24, यानी आंसर हो जाएगा 8C। 142 फिगर वाला प्रश्न है, आंसर हो जाएगा 4 यानी D। 143 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D। 144 की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा C, 3, 4, 5। 145 गैर एशियन व्यवसायिक क्रिश्चियन पुरुषों को किससे दर्शाया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ये 12 ऑप्शन C। 146 की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा D। 147 की अगर हम बात करें तो हो जाएगा A। 148 का कितना हो जाएगा तो हो जाएगा B। 149 फिगर का भी प्रश्न है तो आंसर हो जाएगा A। और 150 की बात करें तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या कौन हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा B, 5100। कितना हो जाएगा, 5100। यह था बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट इडोटेरिया बुक में दिया हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को।